अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही। वंदे मातरम की जो चर्चा चल रही है इस वक्त लोकसभा में, उन्होंने कहा बीजेपी के पास अपने हीरो नहीं है, अपने आइकॉन नहीं है, तो ये दूसरों के आइकॉन चुराते हैं। फिर उन्होंने वंदे मातरम की बात की कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाता था। उन्होंने कहा ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद तिरंगा तक नहीं फहराया, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको संविधान से दिक्कत रही थी। खैर, अब ये तो सब बातें अलग अलग, अब चूंकि इतिहास की बात छिड़ी है तो फिर इतिहास की हर बात निकाल करके जो है वो बताई ही जाएगी। प्रोफेसर साहब, अखिलेश जी की बात पर कुछ आपको कहना हो, सोनिया जी की बात पर कुछ कहना हो? हमने दिखाया था सोनिया जी ने कहा नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश नहीं, उन्होंने तो कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या कर लेंगे आप? क्या करेंगे? दंगे करेंगे? अरे आपके पास तो कार्यकर्ता भी लड़ने के लिए नहीं है सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और आपने क्या किया? कहा जाता है कि पॉलिटिकल आइकनोग्राफी ऑफ ए नेशन। आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर के, स्पोर्ट्स के अवार्ड से लेकर के, गली से मोहल्ले से लेकर के, शौचालय और का नामकरण छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई ऐसा भारत के अंदर कुछ बचा हुआ है जिसके नाम गांधी और नेहरू परिवार के आधार पर आपने नहीं कर दिया। गांधी को आप छोड़ नहीं सकते थे, नहीं तो पटेल, जिसको कह सकते हैं कि आज जिस भारत के मैप को आप देख रहे हैं वो पटेल की देन है, उसको आपने क्या किया? उसको तो कह रहे हैं पॉलिटिकल आइकन। अब रही बात, देखिए दो तीन बातें, थोड़ा सा एक चीज मैं जरूर बोल देना चाहता हूं। आप बता दें, फिर उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरें करेंगे। आनंद मठ में बेसिकली ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, क्योंकि बंगाल के नवाब थे सारे। अब जितने आप देखेंगे 1700 से ये सब सारे के सारे मुस्लिम ही थे। एक तो वो जरूर था, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी था। उसी में बातचीत में दो सन्यासियों के बातचीत के अंदर ये निकल करके आती है, तब उसमें ये बात आता है कि ये मलेच्छ, इन मलेच्छों का जो शासन था उसने हमको, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, उससे ये बेहतर। अरे गांधी ने 1 मई 1940 को क्या कहा? हरिजन में गांधी ने लेख लिख करके कहा कि ए मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। ये तो गांधी ने हरिजन में लिख दिया। तो इसी संदर्भ में बात, इसका मतलब कि गांधी का बैकआउट करेंगे? कोई बैकआउट करेगा इस बात को लेकर के? सर, अब ये क्या, आप हमने आमतौर पर ये देखा है और कि एक लाइन और जोड़ देना चाहते हो, खिलाफत आंदोलन के पश्चात भारत का मुस्लिम, ठीक है, कंपोजिट नेशनलिज्म के लिए नहीं लड़ा, पाकिस्तान के लिए लड़ा। ये बात अब ये भी बहस की बात हो जाएगी। सर इतना बता दीजिए बस एक लाइन में सर मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर पार्लियामेंट की बहस कांग्रेस की धुलाई का मौका बहाना बन जाती है, मतलब, और खास तौर पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीचेस। अभी तो इसमें अमित शाह जी को भी आना है कल राज्यसभा में, वो बोलेंगे राज्यसभा में। लेकिन चूंकि ये शुद्ध ऐतिहासिक बहस, इतिहास पर बहस है मौका आज बीजेपी की भी और आरएसएस की भी धुलाई करने का कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मौका है ना। मतलब एक तरह से कि वो उसी तरह से, मैंने इसलिए कहा ना कि, और इसमें कोई बीजेपी की गलती तो नहीं है कि यदि वो धुलाई करे, उसका जवाब कांग्रेस दे सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस उस तरह से उस बातों का जवाब देती है, ये है मुश्किल। क्योंकि मैंने प्रियंका गांधी को बोलना है, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री कंपोजिट फैक्टर है, फैक्ट्स और नरेशन का, दोनों चीजें मिलकर कैसे आप उसको बनाते हैं, उस सब बातों को लेकर देखते हैं। ये काम बिना तैयारी के नहीं हो सकता, ये बिना तैयारी के नहीं हो सकता। भाई इसका जवाब तो ये भी हो सकता है ना कि वंदे मातरम पर जितनी बहस आज की जा रही है वो क्यों की जा रही है? क्योंकि आप जब राष्ट्र की लिए जरूरत थी तब आप नहीं खड़े थे वहां पर, और आज आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रवाद को, वही देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आमतौर पर बहस में कांग्रेस मौका चूक जाती है। हाँ, तो आज क्या इस बार इस मौके का लाभ उठा पाएगी? देखते हैं। चलिए मैं आपको सर कुछ और खबरें दुनिया की बता देता हूं। आपको बोलना बहुत आवश्यक है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। हिंदू महासभा क्या इन नारों के साथ नहीं था? हिंदू महासभा क्या लड़ाई नहीं लड़ रहा था? ये एक गलत नैरेटिव है। अब वो देख, मैं तो कह रहा हूं ना, क्या कांग्रेस कोशिश करेगी इसका फायदा उठाने की? आगे बात करते हैं। अब जरा आपको दुनिया में जो जंगें चल रही हैं ना, रूस, यूक्रेन, अब थाईलैंड, कंबोडिया की फिर शुरू हो गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ताइवान, अमेरिका, वेनेजुएला और एक अफ्रीकी देश में भी कमाल हुआ, वो भी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन की। ट्रंप खूब कोशिश कर रहे हैं लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा है। अब पुतिन आखिर किसकी सुनेंगे? पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, अब ये दुनिया ने 2 दिन पहले देखा है, और मोदी की ज़ेलेंस्की से भी ठीक ठाक बातचीत है। पुतिन का दौरा खत्म हुआ, अब एक नई खबर आ रही है कि जनवरी में ज़ेलेंस्की भारत का दौरा कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जनवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। तब तक युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस दौरे में जाहिर है कि बातचीत और आगे बढ़ेगी। अब आप इतिहास पर नजर डालिए तो अब तक सिर्फ 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत आए हैं, 1992, 2002, 2012। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी तो कई बार शांति का संदेश दे चुके हैं।
पिछले साल जुलाई में वो राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, फिर अगले ही महीने वो कीव गए थे और कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ वो घूमते नजर आए थे। जेलेंस्की भी कई बार कह चुके हैं कि भारत रूस पर दबाव बना सकता है। अब ऐसे में जेलेंस्की का भारत दौरा पूरे विश्व के लिए एक बड़ी खबर है, और वो भी पुतिन के इस दौरे के बाद। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें अब ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। मैं उसको मतलब इस संदर्भ के साथ कह रहा हूं कि अभी भारत से गए हैं पुतिन, और ट्रंप के लिए किसी भी समय सबसे ज्यादा अगर दबाव की कोई भूमिका बना पा रहा है तो वो भारत बना पा रहा है। मैं उन संदर्भों को अब एकदम अलग तरीके से देख रहा हूं, चाहे वो SCO समिट रही हो, चाहे अभी भारत में पुतिन का दौरा रहा हो। और अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रंप की मुश्किल यही कि उनको लगता है कि भारत बहुत बड़ा हो गया है, तो हम लोगों को अब जब भी ये पीस प्लान की बात करनी है तो भारत को साथ लेके करनी है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हमने पुतिन से बात की और शांति वार्ता के लिए ये तैयार है, हमारा भी अपना पक्ष है। तो अगर ट्रंप ये सोचें कि सिंगल हैंडेडली कोई भी, चाहे वो पीस प्लान कह के कहें या कोई भी कहें, वो दुनिया में लागू कर पाएंगे, तब होता हुआ नहीं दिखता है। मेरी बड़ी भारत की इसमें भूमिका रहेगी ही। भूमिका है, रहेगी नहीं, अब भूमिका है, ट्रंप उसको स्वीकार करें या ना करें। लेकिन मैं ये देखता हूं कि अब उस पीस प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोटा मोटा उस स्थिति को हम जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा बेहतर होता हुआ देखेंगे। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पुतिन की विजिट पर कोई जेलेंस्की का रिएक्शन नहीं आया। शायद इसीलिए, मतलब उनको कुछ कहना तो जरूर चाह रहे होंगे, लेकिन उनको लोग ये शायद विजिट होनी है उनकी भी, शायद इसीलिए नहीं बोले। इसको ऐसे देखिए ना सौरभ जी कि जेलेंस्की को भी लग रहा है कि भाई यही बचा सकते हैं। अच्छा, चले। लेकिन आज लगता है सर, आज जो बैठक हो रही है लंदन में, बता दूं मैं सर खबर, हाँ, फिर आ जाता हूं मैं। अमेरिका रूस और यूक्रेन से नेगोशिएट कर रहा है, और ट्रंप के इस 28 सूत्रीय प्लान पर बातचीत जारी है। इस बीच जेलेंस्की लंदन में है। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, उनसे वो मिलेंगे। जर्मनी के चांसलर भी होंगे वहां पर। तो एक तरफ ट्रंप यूक्रेन पर युद्ध रोकने और अपनी शर्तें मानने का दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अमेरिका ना भी हो तो हम हैं। अब क्या ट्रंप का यह पीस प्लान यूरोप की वजह से अटकेगा? हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बार बार कहा है कि अच्छी खबर जल्द आएगी, रूस यूक्रेन युद्ध लगभग खत्म होने को है, लेकिन दोनों देशों में भीषण जंग जारी है और कभी रूस हमला करता है, कभी यूक्रेन। दोनों देशों की सेनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या जेलेंस्की के लंदन दौरे से शांति का रास्ता निकलेगा, या फिर अभी रण और भीषण होगा? आप उन्हें सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो अमेरिका का रुख होने वाला है, जो ट्रंप ने कहा था, और अभी जो ट्रंप के बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनका जो बयान आया, और उन्होंने बहुत तीखा हमला जेलेंस्की के ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की युद्ध रोकना नहीं चाहते, क्योंकि जेलेंस्की अगर युद्ध रोक देंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे, और इसलिए वो युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन से सारे अमीर जो लोग थे वो यूक्रेन छोड़कर चले गए, अब से भिखमंगे और गरीब लोग यूक्रेन के अंदर बचे हुए हैं, और अमेरिका से पैसा लेकर जेलेंस्की युद्ध लड़ रहा है। जिस दिन अमेरिका पैसा देना बंद कर देगा, जेलेंस्की के कमर टूट जाएगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, और मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है कि अब अमेरिका पैसा नहीं देगा, तो ये जो अमेरिका की जो नीति बन रही है जेलेंस्की को लेकर या यूक्रेन को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, मुझे लगता है वही बात उनके बेटे ने सार्वजनिक रूप से कही है। और ये तय है कि अब अमेरिका जेलेंस्की को ना पैसा देगा, ना हथियार देगा, न कोई सुरक्षा मुहैया कराएगा, और जेलेंस्की इस बात को जानते हैं, इसी कारण वो लंदन पहुंचे। जूनियर का कहने का आशय यह है कि अब यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप जानबूझकर के लड़ाई को लंबा खींच रहा है, जेलेंस्की लड़ाई को लंबा खींच रहा है, क्योंकि अगर लड़ाई रुक जाएगी और यूक्रेन में चुनाव होंगे तो जेलेंस्की को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि और इसी कारण आज जेलेंस्की लंदन गए कि वह वो चाहते हैं कि भाई अब यही देखना है सर, क्योंकि यूरोप के देशों को यह लग रहा है कि मामला केवल यूक्रेन का नहीं है। रूस ने जो अतिक्रमण किया यूक्रेन की सीमाओं का, उनको लगता है कि कल को हमारे यहां आएगा, तो उनका डर अपने लिए है। यूक्रेन को वो मानते हैं कि लड़ यूक्रेन रहा है, लेकिन इसके बाद नंबर हमारा है, तो अमेरिका तक तो रूस कभी पहुंचेगा नहीं। कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई है, अब पुतिन और ट्रंप भी दोस्त हो गए हैं, लेकिन हमारा और पुतिन का रिश्ता तो अभी भी दुश्मनी वाला ही है ना, इसीलिए वो यूक्रेन को अभी भी आगे किए हुए हैं। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी ने बड़ा बयान दिया है, कीथ केलोंग, ये ट्रंप के करीबी और यूक्रेन में अमेरिका के विशेष राजदूत भी हैं। इन्होंने एक जो बात की उससे भरोसा बनता है कि वाकई युद्ध जल्द खत्म होगा। केलॉग ने कहा है कि सारे मुद्दों पर लगभग सहमति है, बस 2 पॉइंट्स पर बात फंसी हुई है और वो भी जल्द सुलझ जाएगी। इनकी माने तो जो डॉनबास का इलाका है, जो वो उसके जो पश्चिमी राज्य हैं, वो और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन्होंने कहा ये 2 विषय हैं, इन पर अभी बात नहीं बन पा रही है, बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। ये 2 बातें अगर इस पर कोई भी एक पक्ष जो है वो राजी हो जाए या दोनों कुछ बीच का रास्ता अगर निकाल लें, बाकी मोटे तौर पर सहमति है। मतलब युद्ध रोकना तो दोनों ही चाहते हैं सर।
बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो कह रहे हैं कि करीब पहुंच रहे, लेकिन समझना चाहिए हम लोग क्या है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पहले भी हम लोग बार बार बात करते रहे कि जितने ये सारे प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये एक दिन में कोई प्रेस नोट इशू कर दिया 28 पॉइंट का, तो कल कोई मान जाएगा, आज कोई मान जाएगा, ये सब होता नहीं है। हर एक बार एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप को भी समझ आ गया, दुनिया भर में चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के आगे नहीं झुकेगा। ये बात साफ है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। और जैसे समीर साहब ने जिक्र किया कि वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ भी होगा वो शहीद हो जाएंगे कि भाई ठीक है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ऐसे हटने वाले नहीं हैं। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जब पुतिन के साथ मुलाकात हुई उस दिन भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे उत्साही लोग थे कि आज ही शांति समझौता हो जाएगा। अभी जेलेंस्की आ रहे हैं तो उस दिन 25% हटाना है ना। हाँ, तो जेलेंस्की साहब आएंगे तो उस दिन भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी भूमिका क्या हो सकती है कि वो जो दोनों लोग जा रहे हैं उस रास्ते की जो कड़वाहट है उसको कम कर सके। इससे ज्यादा भूमिका यदि आप सोचते हैं जैसे ट्रंप साहब सोच रहे त्रिपाठी जी थे, को लग रहा है कि इसमें हमारी मुख्य भूमिका नहीं, है। कोई भूमिका नहीं हो सकती किसी की भी। तो ट्रंप भी यही सोच रहे थे, हम जो है उस रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करें। ट्रंप ने भी ये गलती की है कि वो समझते हैं मैं कह दूंगा तो जेलेंस्की मान जाएंगे, पुतिन नहीं, लेकिन सर ट्रंप ने कुछ कॉन्क्रीट किया ना उसमें, वो कागज पे तो लाया उसको। और भारत तो उसकी भूमिका में कोई नहीं है ना। बस ये भारत ने तो ऐसी कोई पहल नहीं की। उस रास्ते को आसान बना सकता है कि भाई दोनों लोग आराम से बैठे, थोड़ा माहौल ठीक करें। कई बार आप जैसे पार्टी करते हैं तो थोड़ा माहौल अच्छा बन जाए, एक कमेंट उसके दे लिए दें काम आप। करते हैं। देखिए, इस मसले पर भारत की भूमिका है और हम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत के खिलाफ जेलेंस्की ने कितना, मतलब जिसको कहें कि एकदम से जहरीली बातें करते थे जेलेंस्की, बोला है। और उनको लगता था कि ये पुतिन के साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं, पुतिन से कहा ये युद्ध का युग नहीं, अपने दूतों को भेजा, वहां जाकर वो बात करके आए। वहां वो जिसको कहते हैं कि शुरुआत में लगा कि अब वो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर प्रधानमंत्री वहां भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान आता है कि इसमें अगर कोई शांति की भूमिका निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत निभा सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो सब हुआ था, ये मेरी सवाल है एनालिसिस नहीं है। क्या ट्रंप की तरह आप उस पीस प्रोसेस का उतना घुस के पार्ट है? आप यही तो समझना पड़ेगा ना, जो घुस के पार्ट रहता है वो तो पार्टी होता है ना भाई। आप पार्ट होना और पार्टी होना दोनों का फर्क समझिए ना। मध्यस्थ है वो मध्यस्थ इसलिए कि उसने झगड़ा लगवाया, उस पर भरोसा ना पुतिन को है ना जेलेंस्की को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोनों को भरोसा। और फिर कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, तब भी मैंने नहीं कहा कि आज होने जा रहा है या कल हो जाएगा, लेकिन भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जेलेंस्की आए तो और अच्छा हो। अब जरा ट्रंप की बात निकली है तो जेलेंस्की की एक लाइन तो थोड़ा सा उन पर जितना हमने बोल दिया जहर, ये समझिए कि जब भारत के जितने लोग वहां फंसे हुए थे जेलेंस्की ने निकलवाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो भारत आने वाले हैं जनवरी में, अभी उसकी तैयारियां हो रही हैं और पुतिन की विजिट पर उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। लेकिन ट्रंप ने एक और लड़ाई रुकवाने का दावा किया था, वो लड़ाई फिर शुरू हो गई है, थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई। इसमें सीज फायर टूट गया, दोनों देशों की सीमा पर फिर से गोलीबारी हो रही है। कंबोडिया पर थाईलैंड ने एक के बाद एक मिसाइल दागे, जबकि थाईलैंड कंबोडिया पर हमले का आरोप लगा रहा है। रॉयल थाई आर्मी ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सेना ने उसके एक प्रांत पर हमला किया, इसमें एक सैनिक की मौत भी हो गई। कंबोडिया ने अनुपोंग बेस पर हमला किया। रॉयल थाई एयरफोर्स ने फिर अपने F-16 विमान तैनात कर दिए ताकि कंबोडिया को जवाब दिया जा सके। और अभी भी रुक रुक कर वहां पर गोलीबारी हो रही है दोनों के बीच। ट्रंप ने सीज फायर कराया था, ये बात सही है, लेकिन ये 2 महीने भी नहीं चला। कोलालंपुर में ट्रंप ने अक्टूबर में दोनों के बीच युद्ध विराम करवाया था, लेकिन फिर से संघर्ष शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया था पहले भी जब ये खबर चली थी, इनके बीच जो सीमा विवाद है वो एक मंदिर की वजह से है, एक बहुत ऐतिहासिक, इनका सर शिव मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक। और वो जो है वो यूएन ने अवार्ड कर दिया एक पार्टी को, शायद कंबोडिया को दे दिया है। तो दूसरे का प्रॉब्लम, वो बिल्कुल वो सीमा पर बना हुआ है वो जो मंदिर है, और वो झगड़े की मूल वजह है सर। तो ट्रंप ने अभी तो मेडल लिया है वो धन्यवाद दे रहे होंगे। अच्छा हुआ एक दिन बाद युद्ध हुआ, मैं कम से कम शांति नेबल तो ले लिया फीफा से जी। नहीं, ट्रंप को फिर आना चाहिए कायदे से। कुआलालंपुर नहीं आया तो थाईलैंड आ जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात है और मुझे लगता है कि ये इसका समाधान निकल ही आना चाहिए। ट्रंप को इंटरवीन करने की जो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दोनों छोटे छोटे देश हैं जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा सैन्य ताकत भी नहीं है और ये बहुत देर तक लड़ाई नहीं छिड़ सकती है वहाँ पे। कहीं ना कहीं इनके मुझे लगता है कि इंटरवीन करने की आवश्यकता है और उसमें भारत की भी एक अच्छी भूमिका हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत की
भूमिका रूस यूक्रेन में? नहीं, रूस यूक्रेन के संदर्भ में मैं तो मानता हूं कि भारत की भूमिका उतनी बड़ी नहीं है। भारत की भूमिका सिर्फ इतनी तक है कि वो पुतिन से कह सकते हैं, दोनों को कह सकते हैं। देखिए, कह देने मात्र से लड़ाई नहीं रुक जाती है, आपका इंटरेस्ट क्या है। और जब तक यूरोप तैयार नहीं होता है और अमेरिका तैयार नहीं होता है, इन दोनों के बीच में नहीं सहमति बनती है। आज तो यूक्रेन और रूस के बीच में सबसे बड़ा खतरा है यूरोप का क्या भविष्य होगा। तो मैं चलिए ये सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर उस अभी लड़ाई हुई नहीं है लेकिन खतरा बना हुआ है, उसकी बात कर लेता हूं। और उसका सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है और ट्रंप की चूं भी नहीं निकलती है उस देश के सामने, वो है चीन। चीन की हरकतों से जापान लगातार परेशान है और चीन ने अब ताइवान के मुद्दे को लेकर के समंदर में गश्त भी बढ़ा दी है। जापान इससे बहुत नाराज है। ताइवान का आरोप है कि उसकी समुद्री सीमा के पास 2 चीनी विमान देखे गए, 7 नौसैनिक जहाजों की भी गतिविधियां वहां देखी गई हैं। और शनिवार को भी चीन ने 29 विमान और 8 जहाज ताइवान के आसपास जो है वो एक्टिव कर दिए थे। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसके इलाके के आसपास पीएलए के 2 विमान उड़ते नजर आए हैं और 7 नौसैनिक जहाज सक्रिय दिखे हैं। और इसी समय एक चीनी गुब्बारा भी आसमान में दिखाई दिया। और दूसरी तरफ फाइटर जेट्स पर मिसाइल लॉक करने को लेकर चीन और जापान अपने सामने। चीनी विमान वाहक पोत से उड़ान भरने वाले एक फाइटर जेट ने जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक कर दिया। रडार लॉक का सीधा सा मतलब यह है कि वो रेडी टू फायर, अगर वो चाहे तो फायर कर सकता है। वो उसकी रेंज में आ गया, उसको टारगेट अपना मिल गया है। तो जापान ने आरोप लगाया कि चीनी विमानों ने हमारे विमानों को पर टारगेट लॉक कर दिया था। लेकिन यही ट्रंप हैं जिन्होंने जापान की प्रधानमंत्री जो भी नई बनी है उनको ये फोन पर कहा था कि आप जरा टोन डाउन ऑन चाइना के बारे में ज्यादा मत बोलो। और शी जिनपिंग के बारे में हमेशा ट्रंप कहते हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ताइवान को लेकर के गोलमोल बात करते हैं कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करेगा तो अमेरिका का रुख उसमें क्या होगा, वो सैन्य हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा। ये मतलब ट्रंप शी जिनपिंग का तो कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, शी जिनपिंग को आप रोक भी नहीं पाए और भी देखिए कि जब से ट्रेड वॉर हुआ है चाइना के साथ, आज उसका डेटा आया है कि उसके ट्रेड सरप्लस कितना बड़ा 1 ट्रिलियन का उछाल आया है चाइना को। रेयर अर्थ मेटल ऐसा है अमेरिका से एक $1 ट्रिलियन का उसका ट्रेड सरप्लस ओवरऑल पूरी दुनिया से पूरी दुनिया के साथ। तो ट्रेड उसके अमेरिकन सैंक्शन के बावजूद भी, ट्रेड सैंक्शन के बावजूद भी उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वो आज दुनिया सैंक्शन भी कहां लगाया सर, उस पर हम पे लगाया है। नहीं, उस पर भी लगाया है, ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं लगाया है। 25% है ओवरऑल टैरिफ, कर दिया, हमारा ओवरऑल टैरिफ 50% कम कर दिया। लेकिन उसके पास ब्लैकमेल करने की ताकत है, हमारे पास वो ब्लैकमेल करने की अभी ताकत नहीं है। हम सिर्फ अपने मार्केट के भरोसे उसको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन वो कभी ताइवान को पोक करता है, कभी जापान को, कभी हमें। अभी खबर है कि उसने इधर ये अपना तिब्बत में बहुत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अभी खबर आई थी। चाइना के साथ कोई 22 कंट्री हैं जिनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे, 22। चाइना कहता है कि भारत को छोड़ करके, बाकी 1-2 छोड़ करके, जापान को छोड़ करके हमारा सभी के साथ डिस्प्यूट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका किसी के साथ रिजॉल्व नहीं हुआ है। फिलीपींस के साथ भिड़ जाता है, कभी वियतनाम के साथ उसकी, ताइवान को तो अपना ही मानता है। ताइवान तो उसका वो तो है ही, उसको मानता ही है कि वो हमारा अपना है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से चीन, अभी उसका आपको मिलिट्री डॉक्ट्रिन आया है NSS का, आपने देखा होगा, उसमें चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट माना है। और जो इंडो पैसिफिक को अभी तक ट्रंप किनारे लगा रहे थे, उस इंडो पैसिफिक इशू को लेकर के फिर से एक बार बस एक बात कह दूं, की बात की एक अकेला देश है जो चाइना के सामने खड़ा होता है और वो है भारत।